बहुत साल पहले जब मैं अपनी युवावस्था में था, उसी दौरान मेरी शादी हुई थी और मैंने कमाने की अच्छी शुरुआत की थी। एक दिन मेरे पिता मेरे पास आए और बेहद सख्त लहजे में उन्होंने मुझसे किसी निवेश में शामिल होने को कहा। उनके किसी अच्छे दोस्त ने शहर की दीवार से सटे बाहरी इलाके में बंजर जमीन के बारे में पता किया था। वो जमीन नहर से काफी ऊंचाई पर थी, जहां आसानी से पानी नहीं पहुंच सकता था। मेरे पिता के काबिल दोस्त के बेटे ने वो जमीन खरीदकर उसमें 3 बड़े बड़े रहट, पानी ऊपर पहुंचाने के पहिए लगाने की योजना तैयार की, जिन्हें बैलों के जरिए चलाया जा सकता था और वहां से उर्वर जमीनों को पानी पहुंचाकर उन्हें हरा भरा किया जा सकता था। ये काम पूरा होने के बाद वह उस जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता और शहर के लोगों को जड़ी बूटी के टुकड़े के तौर पर बेचता। मेरे पिता के दोस्त के बेटे के पास ये सब करने के लिए जरूरत भर का सोना नहीं था। मेरी तरह वो भी युवावस्था में था और अच्छी कमाई करता था। उसके पिता मेरे पिता की ही तरह बड़े परिवार वाले थे, जबकि संसाधन उनके पास भी कम थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे कुछ लोगों के समूह को तैयार करेंगे और उनके साथ साझेदारी में इस काम को बढ़ाएंगे। इस समूह में 12 लोग जुड़ गए और वे सभी निवेश के तौर पर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तब तक देते रहेंगे जब तक कि जमीन बेचने लायक तैयार ना हो जाए। जमीन बिकने के बाद जो पैसा मिलेगा वो सभी में उनके किए निवेश के अनुपात में बराबर बराबर बंटेगा। मेरे पिता ने मुझसे पूछा, मेरे बेटे, उस युवक के साथ तुम भी जुड़ जाओ। मेरी ये दिली तमन्ना है कि तुम भी अपने लिए एक कीमती संपत्ति बनाना शुरू कर दो, ताकि लोगों के बीच तुम भी उचित सम्मान हासिल कर पाओ। मेरी इच्छा है कि तुम अपने पिता की विचारहीन गलतियों से कुछ सीख लेकर अपने लिए लाभ कमा सको। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसा करना मेरी भी दिली तमन्ना है अब्बा हुजूर। मेरे पिता ने कहा, मेरी यह सलाह है कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा इस लाभदायी निवेश में डालो। तुम्हारी कमाई के 10वें हिस्से और उससे हासिल हुई रकम के बल पर तुम मेरी उम्र तक पहुंचने से पहले अपने लिए एक कीमती जमीन या संपत्ति की व्यवस्था कर लोगे। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही करता। मेरे पिता की ये शब्द उनके अनुभव से भरे थे। रईस बनने की मेरी भी हार्दिक इच्छा थी। हालांकि मेरी कमाई से तमाम खर्चे चलते थे, इसलिए मैं पिता की सलाह के अनुसार काम करने में हिचकिचा रहा था। मैं युवा था और मेरे पास काफी समय भी था। जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब नहीं सोचता था, इसलिए काफी साल बीत गए और मैं बचत व निवेश की शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब्बा हुजूर, हम अब एक अलग दौर में पहुंच गए हैं। मैं उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। अवसर हमारे सामने मौजूद है मेरे बेटे। इस योजना में ऐसा अवसर है जो हमें संपत्ति दिला सकता है। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम देर ना करो, मेरे दोस्त के बेटे से मिलो और खुद को उसकी योजना से जोड़कर अपनी कमाई का 10% उसमें निवेश करो। कल निश्चित रूप से उसके पास जाओ। अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। आज वो यहाँ है, कल किसी और के पास चला जाएगा, इसलिए देर ना करो। पिता की सलाह के बावजूद मैं निवेश को लेकर हिचक रहा था। उन दिनों पूरब से आए कारोबारी बेहद खूबसूरत लिबास लेकर आए थे। वे लिबास बेहद रईसाना थे और मेरी अच्छी बीवी की खूबसूरती को और निखार रहे थे। हमने सोचा कि हम दोनों अपने लिए एक एक पोशाक खरीद लेते हैं। अगर मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस निवेश में डाल देता तो हम उस आनंद से महरूम रह जाते जो हमें नए कपड़ों से महसूस होता। इसलिए मैंने फैसले में देरी कर दी, जिस पर बाद में मुझे अफसोस हुआ। वो निवेश हर उस इंसान के लिए फायदेमंद साबित हुआ जिसने उसमें पैसा लगाया। ये मेरी कहानी है जो ये बताती है कि किस तरह मैंने अच्छी किस्मत को बच निकल जाने दिया। रेगिस्तान में झुलसे हुए से एक शख्स ने कहा, इस कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह अच्छी किस्मत उस इंसान के हक में काम करती है जो अवसरों को स्वीकार कर लेते हैं। किसी भी संपत्ति को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है। वो शुरुआत कुछ सोने या चांदी के सिक्कों से भी हो सकती है, जिसे इंसान अपने पहले निवेश के रूप में अपनी कमाई में से निकाल सकता है। मैं खुद तमाम भेड़ों के झुंडों का मालिक हूँ। मैं जब छोटा बच्चा था तभी से मैंने भेड़ों का झुंड तैयार करना शुरू कर दिया था। उस समय मैं चांदी के एक टुकड़े से भेड़ का एक बच्चा खरीदता था। इस तरह से संपत्ति बनाने की राह में
ये एक शुरुआत थी और इसका मेरे जीवन में बड़ा महत्व रहा है। किसी भी इंसान के लिए संपत्ति बनाने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम ही किसी अच्छी किस्मत के समान है। अपनी मेहनत से कमाकर खाने वाले से वो इंसान लाख गुना बेहतर है जिसके कमाए सोने के सिक्के उसके लिए कमाने का काम करते हैं, और इसके लिए उस इंसान का बढ़ाया गया पहला कदम ज्यादा मायने रखता है। कुछ किस्मत वाले होते हैं जो युवावस्था में ही इस चीज को समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप वित्तीय सफलता हासिल करते हैं, तथा उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो देर से ये काम करते हैं, या ऐसे दुर्भाग्यशाली पुरुष उस कारोबारी के पिता की तरह जो कभी भी निवेश की राह में कदम नहीं उठा पाते। अगर हमारे कारोबारी दोस्त ने अपनी युवावस्था में तब कदम उठाया होता जब अवसर उसके सामने था, तो आज वो इस दुनिया में किसी भी रईस से ज्यादा अच्छी स्थिति में होता। अगर हमारे बुनकर दोस्त की अच्छी किस्मत इस समय उसे निवेश की राह में आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से भले ही ये एक शुरुआत हो, लेकिन आगे चलकर उसके हिस्से अच्छी किस्मत का काफी बड़ा भाग आ जाएगा। एक अन्य देश से आए एक अजनबी शख्स ने कहा, शुक्रिया, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सीरिया का रहने वाला हूँ। मैं आपकी बोली में बात करने का अभ्यस्त नहीं हूँ। मैं उस कारोबारी दोस्त को एक नाम से बुलाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप इस नाम को बहुत सभ्य ना समझें, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं उसे इस नाम से बुलाऊं। अगर मैं सीरियाई भाषा में बोलूंगा तो शायद आप समझ ना पाएं। इसलिए आप में से कुछ सभ्य लोग कृपया मुझे वो सटीक नाम बताएं जिससे आप उस शख्स को पुकारेंगे जो अपने हक में बेहतरी के लिए काम करता हो। किसी ने जवाब में कहा, आलसी या टालने वाला। सीरियाई शख्स ने चीखते हुए और उत्साह में अपने हाथ हिलाते हुए कहा, यही है वो। उसने उस मौके को तब कबूल नहीं किया जब वो उसके पास आया। उसने इंतजार किया। उसने कहा कि उस समय उसके पास काफी बड़ा कारोबार था। मैं आपसे बात कर रहा हूं। मौका ऐसे शख्स का इंतजार नहीं करता। मौका सोचता है कि अगर कोई खुशकिस्मत होने की इच्छा रखता है तो उसे जल्दी कदम बढ़ाना होगा। कोई भी शख्स अगर मौके के हाथ आते ही तेज कदम नहीं बढ़ाएगा तो उसे बड़ा आलसी ही कहेंगे, जैसा कि हमारा वो कारोबारी दोस्त है। उस सीरियाई की बात सुनकर वो कारोबारी उठा और हंसते हुए उसकी प्रतिक्रिया पर पूरे सम्मान के साथ झुक गया और कहा, हमारी सीमा के अंदर मौजूद आप जैसे अजनबी दोस्त की हिम्मत की मैं तारीफ करता हूं, जिसने सच बोलने में जरा भी संकोच नहीं किया। अकार्ड ने आगे बढ़ते हुए कहा, और अब हमें मौके से जुड़ी अगली कहानी की ओर बढ़ना चाहिए। आप में से किसके पास हमें बताने के लिए कोई और अनुभव है? लाल रंग के कपड़ों में वहां मौजूद एक अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, मेरे पास है ऐसा एक अनुभव। मैं पशुओं का खरीदार हूं और ज्यादातर ऊंट व घोड़े खरीदता हूं। कभी कभी मैं भेड़ और बकरियां भी खरीदता हूं। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि किस तरह एक मौका मेरे पास तब आया जब मैं उसकी जरा भी उम्मीद नहीं कर रहा था। शायद यही कारण था कि मैंने उसे निकल जाने दिया। आप भी इसे अपने तरीके से आंकना। एक शाम मैं 10 दिन के खराब सफर के बाद अपने देश लौट रहा था। मैं ऊंटों की खोज में निकला था, लेकिन खरीदारी ना होने से निराश था और लौटने पर मैंने पाया कि मेरे शहर के दरवाजे बंद थे और उन पर ताला लगा हुआ था। मेरे नौकरों ने तो रात के लिए तंबू लगा दिया था। हमारे पास बहुत कम खाना बचा था और पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया था। उसी समय मेरे पास एक बुजुर्ग किसान पहुंचा जो कि खुद भी गेट पर ताला लगने के कारण हमारी ही तरह शहर से बाहर रह गया था। मुझे सलाम करते हुए उसने कहा, आपको देखकर लगता है कि आप खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास भेड़ों का एक बेहतरीन झुंड है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। बेहद अफसोस है कि मेरी बीवी बहुत बीमार है। मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना है। अगर आप भेड़ें खरीद लें तो मैं अपने नौकरों के साथ जल्दी से जल्दी ऊंटों से रवाना हो जाऊं। उस समय इतना घना अंधेरा था कि मैं भेड़ों का झुंड देख नहीं पाया, लेकिन भेड़ों की आवाज से मैं जान चुका था कि ये काफी बड़ा झुंड है। ऊंटों की तलाश में 10 दिन बर्बाद करने के बाद मैं उस किसान से सौदा करके खुश महसूस कर रहा था। अपनी चिंता के बीच उसने बेहद किफायती दाम भी लगाया था। मैंने सौदा मंजूर कर लिया
मैं जानता था कि सुबह दरवाजे खुलने पर मेरे नौकर भेड़ों के उस झुंड को शहर के अंदर आराम से पहुंचा देंगे और मैं अच्छे खासे फायदे पर भेड़ों को बेच सकूंगा। सौदा पूरा हो गया। मैंने अपने नौकरों को मशाल लेकर भेड़ों को गिनने के लिए कहा। किसान के मुताबिक भेड़ों की संख्या 900 थी। मेरे दोस्तों, मैं आपको उन भेड़ों को गिनने में हुई मशक्कत के बारे में बताकर अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सभी उस समय भूख, प्यास और थकान से बुरी तरह जूझ रहे थे। भेड़ों को गिनना लगभग असंभव काम लगने लगा था, इसलिए मैंने किसान से रूखे अंदाज में कहा कि मैं उन भेड़ों को दिन के उजाले में गिनने के बाद ही सौदे की रकम दूंगा। ये सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगा और बोला, आपका रुतबा बुलंद रहे, कृपया मुझे आज रात के लिए 2/3 रकम ही दे दें, ताकि मैं अपनी राह पकड़ सकूं। अपने बुद्धिमान और पढ़े लिखे नौकर को मैं यहीं छोड़ जाऊंगा, ताकि वो सुबह भेड़ों की गिनती कराने में आपकी मदद कर सके। वो काफी भरोसेमंद है और आप बाकी की रकम उसके हाथों भिजवा देना। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा और मैंने रात में उसे सौदे की रकम देने से मना कर दिया। अगली सुबह मेरे जागने से पहले शहर के दरवाजे खुल चुके थे और भेड़ों की तलाश में 4 खरीदार बाहर दौड़ पड़े थे। वे भेड़ों के लिए कितनी भी ऊंची रकम देने के लिए बेताब थे, क्योंकि शहर पर खतरा मंडरा रहा था और उस पर कभी भी कब्जा किया जा सकता था। शहर में ज्यादा खाना भी मौजूद नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उस किसान को मेरे साथ किए सौदे की रकम का 3 गुना ज्यादा रकम देकर लोग भेड़ें खरीद ले गए और मैं अपनी बेहतरीन किस्मत को सुबह होते होते लुट्टा पिटता देख खून के आंसू रोता रहा। अकार्ड ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह तो सबसे ज्यादा असाधारण कहानी है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? एक बुजुर्ग काठी बनाने वाले ने जवाब दिया, इससे हमें यही सबक मिलता है कि अगर हम अपने किए सौदे से संतुष्ट हैं, उसे तर्क की कसौटी पर कस चुके हैं, तो हमें भुगतान करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर सौदा अच्छा है तो दोस्त, आपको अपनी कमजोरियों को भी जीतना आना चाहिए। कमजोरियों से जीतना किसी इंसान से जीतने जैसा ही है। हम नश्वर इंसानों में बदलाव किया जा सकता है। अफसोस की बात है कि जब हम गलत होते हैं, हमारे मन को तब बदलना कठिन होता है, लेकिन जब हम सही होते हैं तब यही प्रक्रिया आसान रहती है। जब हम गलत होते हैं तब ज्यादा जिद्दी होते हैं, जब हम सही होते हैं तब हम ज्यादा दुविधा में होते हैं और अवसर को निकल जाने देते हैं। मेरा पहला फैसला ही मेरा सर्वश्रेष्ठ फैसला है। फिर भी मैं अक्सर अपने आप को उस सौदे पर टिकाए रख पाने में बेहद परेशानी महसूस करता हूं, जो मेरे हिसाब से बेहतरीन सौदा होता है। इसलिए अपनी कमजोरियों से खुद को बचाने में मैं तेजी से कार्रवाई करते हुए वहीं अग्रिम जमा करा देता हूं। इससे मुझे बाद में होने वाले अफसोस से निजात मिल जाती है और बाद में अपनी अच्छी किस्मत को बचा पाने पर मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए सीरियाई शख्स एक बार फिर अपनी जगह से उठा और बोला, मैं एक बार फिर कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहानियां एक जैसी ही लगने लगी हैं। हर बार अवसर एक ही वजह से चलते हाथ से निकल जा रहा है। हर बार अवसर अच्छी योजना लेकर आलसी या टाल मटोल करने वाले लोगों के पास आ रहा है। हर बार वे उसे भुनाने में झिझक रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि फिलहाल ये सर्वश्रेष्ठ समय है उस सौदे के लिए, मुझे जल्दी करनी चाहिए। इस तरह लोग कैसे सफल हो सकते हैं? खरीदार ने इस पर जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी बात बुद्धिमानी भरी है मेरे दोस्त। दोनों ही कहानियों में अच्छी किस्मत टाल मटोल करने वालों के पास से तुरंत दूसरे के पास चली गई। फिर भी ये असाधारण बात नहीं है। टाल मटोल की प्रवृत्ति लगभग सभी पुरुषों में होती है। हम रईस होने की इच्छा रखते हैं, फिर भी जब भी अवसर हमारे सामने आता है तो हमारे अंदर की टाल मटोल वाली प्रवृत्ति जाग उठती है, जो हमारी स्वीकृति में बिना वजह देर कराती है। इस प्रवृत्ति की सुनने में हम अपने ही सबसे बुरे दुश्मन बन बैठते हैं। अपने बचपन के दिनों में मैं इसके बारे में नहीं जानता था। जैसा कि हमारे सीरियाई दोस्त ने यहाँ जिक्र किया, पहले मैं ये समझता था कि फैसला लेने की मेरी खराब क्षमता के कारण मुझे बहुत से फायदेमंद कारोबारों में भी नुकसान हुआ। बाद में ये समझ में आया मेरी कि खारिज करने की मेरी जिद की वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अंततः मुझे समझ में आ गया कि जहां तत्काल निर्णय लेना होता है, मैं बिना वजह देर करता था और ये मेरी आदत में शुमार था। इस वजह से मुझे काफी ज्यादा घाटा उठाना पड़ा। जब मुझे मेरी इस प्रवृत्ति का वाकई पता चल गया तो मैं इससे घृणा करने लगा। जैसे किसी रथ से बिगड़ैल घोड़े को हटाने से कड़वाहट खत्म हो जाती है, ठीक वैसे ही मैंने इस दुश्मन को अपने से अलग कर दिया। सीरियाई शख्स ने फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं कारोबारी से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप तो अच्छे कपड़े पहनते हैं और किसी भी तरह से गरीब आदमी से नहीं मेल खाते। आप किसी सफल इंसान की तरह से बोल भी रहे हैं। हमें बताइए कि आप अपनी उस प्रवृत्ति की बात सुनते हैं जब वो आपके कानों में टाल मटोल करने के लिए फुसफुसाती है। कारोबारी ने जवाब देते हुए कहा, जैसे हमारे उस खरीदार मित्र ने उस प्रवृत्ति को पहचाना, ठीक उसी तरह मुझे भी अपनी टाल मटोल की प्रवृत्ति की पहचान करके उस पर विजय हासिल करनी पड़ी। मेरे लिए ये प्रवृत्ति मेरी दुश्मन साबित हुई, जो कि बस इसी ताक में रहती है कि कैसे वो मेरे बनते काम में अड़ंगा लगा दे। मेरे साथ इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और मैं उन सभी के बारे में बता सकता हूं कि किस तरह अवसर मेरे सामने से निकल गए। ये एक बार समझ में आ जाए तो फिर इसे हराना असंभव नहीं है। कोई भी इंसान अपनी इच्छा से किसी चोर को अपने घर से चोरी की इजाजत नहीं दे सकता। ना ही कोई इंसान ये चाहता है कि जो ग्राहक उसके पास आने वाले थे उन्हें खरीदारी के लिए दूसरों के पास जाने की इजाजत ही दे और अपना मुनाफा गंवा बैठे। जब एक बार मैंने अपनी उन कमजोरियों को पकड़ लिया जो मेरे ही खिलाफ साजिश में लगी थी, उन दुश्मनों को मैंने अपनी दृढ़ता के साथ हराया। इसलिए हर उस इंसान को जिसे भी रईस बनने के लिए बेबीलोन का खजाना चाहिए, उसे अपनी टाल मटोल या आलस्य की प्रवृत्ति को पहचानना आना चाहिए और उस पर विजय हासिल करनी चाहिए। क्या बोलते हो अकार्ड? चूंकि तुम बेबीलोन के सबसे रईस आदमी हो, इसलिए यहाँ बैठे लोग तुम्हें सबसे बड़ा खुशकिस्मत मानते हैं। लोग मुझसे सहमत हैं कि कोई भी इंसान सफलता के चरम पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो अपने अंदर के आलसी या टाल मटोल करने वाले इंसान को पूरी तरह ना कुचल दे। अकार्ड ने सहमति जताई। जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है। अपनी इतनी लंबी उम्र में मैंने पीढ़ियों को देखकर आगे बढ़ते और जीवन में सफलता के तमाम आयामों को कारोबार, विज्ञान एवं शिक्षा के माध्यम से हासिल करते हुए देखा है। अवसर इन सभी के जीवन में आए थे, कुछ ने उन्हें लपक लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करते गए, जबकि बड़ी जमात ऐसे लोगों की भी थी जो आलस्य कर गए या टाल मटोल के कारण अवसर गंवाते रहे और जीवन में पिछड़ते चले गए। अब अकार्ड बुनकर की तरफ मुखातिब हुआ और बोला, आपने अच्छी किस्मत पर चर्चा करने के लिए सुझाव दिया था। अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हम आपसे सुनना चाहेंगे। बुनकर ने कहा, मैं भी अच्छी किस्मत को अब अलग नजरिए से देखने लगा हूँ। मैं अब तक यही सोचता था कि ये किसी भी इंसान के लिए जीवन में आने वाली सबसे खास चीज होगी जो उसे बिना मेहनत किए हुए हासिल होती होगी। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि अच्छी किस्मत ऐसी चीज नहीं जिसे कोई इंसान अपनी तरफ आकर्षित कर ले। हमारी आपस की चर्चाओं से मैंने ये सीखा कि अच्छी किस्मत को अगर अपनी तरफ आकर्षित करना है तो अवसरों को पहचानना और उन्हें भुनाना सीखना होगा। इसलिए भविष्य में मैं भी ऐसे अवसरों की तलाश करूंगा और अवसर मिलते ही उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने का प्रयास करूंगा। अकार्ड ने कहा, हमारी आपस की चर्चाओं से निकली बातों को आप सबने समझ लिया है। अच्छी किस्मत और कुछ नहीं है बल्कि मिले हुए अवसरों के मुताबिक काम करने से जुड़ी हुई चीज है जो किसी अन्य तरीके से हाथ नहीं आती। हमारे कारोबारी दोस्त को तब बेहतरीन किस्मत हासिल हो गई होती जब उसने मिले अवसर को भुना लिया होता। वो अवसर किसी और ने नहीं बल्कि किस्मत की अच्छी देवी ने उसे उपहार के तौर पर पेश किया था। उसी तरह हमारा दोस्त जो खरीदार था, उसकी भी किस्मत चमक गई होती अगर उसने किसान से भेड़ों का झुंड उस रात खरीद लिया होता। हमने इस पर चर्चा की कि किन तरीकों के जरिए हम अच्छी किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने तरीका सीख लिया है।
दोनों ही कहानियां ये साबित करती हैं कि अच्छी किस्मत अवसरों के मुताबिक यानी मिले अवसरों को भुनाने पर आधारित है। इसमें एक बात तो निहित है कि अच्छी किस्मत पर आधारित इस तरह की तमाम कहानियां जिनमें जीत हो या हार एक जैसी ही रहती हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आता। सच्चाई ये है कि अवसरों को स्वीकार करके अच्छी किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। जो भी शख्स अपनी बेहतरी के लिए मिले अवसरों को अपने हक में करना चाहता है, वो किस्मत की देवी की दिलचस्पी को भी आकर्षित कर सकता है। वो देवी हमेशा उन लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है जो उसे खुश करता है या खुश करने को तैयार रहता है। जो इंसान हमेशा सक्रिय रहता है वो उसे सबसे अच्छे तरीके से खुश करता है। आपकी सक्रियता ही आपको आगे बढ़ाएगी और जिस सफलता की इच्छा आपने की है उसे हासिल कराएगी। सक्रिय इंसान ही अच्छी किस्मत की देवी की तरफदारी हासिल कर पाते हैं। चैप्टर 12 सोने के 5 नियम। एक थैले में सोना भरा हो तथा दूसरे थैले में अनुभवों एवं बुद्धिमता भरी बातें लिखी मिट्टी की पट्टियां हों और आपको कोई एक थैला चुनना हो तो आप कौन सा थैला ले जाना पसंद करेंगे? धधकते सूरज की तपिश के चलते सांवले हो चुके चेहरे ठंडी रात में जल रही रेगिस्तानी झाड़ियों की आग में साफ नजर आ रहे थे और वो बड़े ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उस सवाल के जवाब में 77 लोगों के समूह से एक ही आवाज आ रही थी, सोना सोना। बूढ़ा कालाबाब ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। सभा में शामिल होते हुए उसने अपना हाथ उठाकर कहा, ध्यान से सुनो। रात में जंगली कुत्तों की आवाज सुन रहे हो तुम लोग। ये विलाप कर रहे हैं और दुम हिला रहे हैं क्योंकि वे भूख की वजह से कमजोर हो चुके हैं। उनका पेट भर दो तो वे क्या करते हैं? लड़ते हैं और अकड़ कर चलते हैं। जहां भी मौका मिलता है वे लड़ पड़ते हैं और थोड़ा और अकड़ जाते हैं। वे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि निश्चित रूप से अगला दिन फिर आएगा। कुछ इसी तरह का हाल इंसान के बच्चों का भी रहता है। आप उन्हें सोने और बुद्धिमता में से एक चुनने को कहिए तो क्या करेंगे? वो बुद्धिमता को एक किनारे करके सोना चुन लेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। अगले दिन वो फिर से दुम हिलाते नजर आएंगे क्योंकि उनके पास सोना बचेगा ही नहीं। सोना केवल उन्हीं के पास टिकता है जो इसके नियमों को जानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। कालाबाब ने अपने सफेद लिबास को अपने शरीर के और करीब कर लिया तथा अपने दुबले पैरों को ढक लिया ताकि शरीर के अंदर जा रही ठंडी हवा को रोक सके। क्योंकि तुम लोगों ने इस लंबे सफर में पूरे भरोसे के साथ मेरी सेवा की है, क्योंकि तुमने मेरे ऊंटों का अच्छे से ख्याल रखा है, क्योंकि तुमने इस तपते रेगिस्तान में बिना किसी शिकायत के लगातार कड़ी मशक्कत की है, क्योंकि तुमने मेरे माल को चोरों व लुटेरों के हाथों लुटने से बचाया और इसकी सुरक्षा की। इसलिए मैं आज की रात तुम सबको सोने से जुड़े 5 नियमों के बारे में बताऊंगा। ये कहानी तुम सबने पहले नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनो सब। मैं जो कहने जा रहा हूं उसके शब्दों को गहराई से सुनो। ये तुम्हारे लिए ही है। अगर तुमने मेरे शब्दों हरफों के मायने अपने जहन में उतार लिए तो आने वाले दिनों में तुम सबके पास भरपूर सोना होगा। वहां मौजूद लोगों की उत्कंठा भांपने के लिए वो थोड़ा रुका। शामियाने के ऊपर नीले आसमान में बेबीलोन के बिल्कुल साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। उस समूह के पीछे मौजूद तमाम शामियानों को बेहद मजबूती से बांध कर रखा गया था ताकि रेगिस्तानी तूफान में उन्हें उड़ने से बचाया जा सके। शामियाने के पीछे माल का अंबार रखा हुआ था जिसे चमड़े से ढककर रखा गया था। पास ही ऊंटों का झुंड जमीन पर पसरा हुआ आराम कर रहा था। उनमें से कुछ खाना पचाने के लिए मुंह चला रहे थे, जबकि कुछ खर्राटे लेकर अजीब सी रूखी आवाज निकाल रहे थे। समूह में मौजूद मुख्य कारिंदे ने कहा,
आपने हम लोगों को ढेर सारी अच्छी कहानियां सुनाई हैं काला बाब। हम आपसे बुद्धिमत्ता एवं अनुभव से जुड़ी बातें और सुनना चाहते हैं, क्योंकि कल से हमारी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका साथ भी छूट जाएगा। काला बाब ने कहा, हाँ, मैंने अपनी दूर दराज के अनजान रास्तों पर की साहसिक यात्राओं के बारे में तुम सबको बताया है, लेकिन आज की रात मैं तुम्हें एक बुद्धिमान व रईस आदमी अकाड के अनुभव और बुद्धिमत्ता के बारे में बताऊंगा। प्रमुख कारिंदे ने अकाड के बारे में जानकारी की पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, हमने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वो बेबीलोन का सबसे रईस आदमी था और उससे पहले वैसा रईस बेबीलोन में नहीं हुआ था। वो रईस शख्स था और इसलिए था क्योंकि सोने को संभालने की कला उसे आती थी। वो इस कदर बुद्धिमान था कि उससे पहले वैसा बुद्धिमान बेबीलोन में पैदा नहीं हुआ था। आज की रात मैं तुम सबको उसकी बुद्धिमत्ता की कहानी सुनाऊंगा, जैसी कि मुझे नोमासिर उसके बेटे ने निनिवेह में बहुत साल पहले सुनाई थी। उस समय मैं एक छोटा बच्चा ही था। मेरे मालिक और मैं नोमासिर के महल में एक रात रुके थे। मैं अपने मालिक की मदद के लिए शानदार कपड़ों के बंडल लेकर आता था। नोमासिर उन्हें पहनकर देखते थे और जब तक कपड़े के रंग और उसकी बुनावट से संतुष्ट नहीं होते थे, तब तक उन्हें पहनने का सिलसिला चलता रहता था। अंत में वे हमसे बेहद खुश हुए। उन्होंने हमें वहां बैठने को कहा और हमें पीने के लिए बेहद पुरानी खुशबूदार शराब दी, जो कि मेरे पेट के लिए बेहद गर्म साबित हुई, क्योंकि मैं उस तरह की शराब पीने का आदी नहीं था। तब उन्होंने हमें अपने पिता अकाड की बुद्धिमत्ता से भरी कहानी सुनाई थी, जिसे मैं आज तुम सबको सुनाने जा रहा हूँ। बेबीलोन में ये रिवाज है, जैसा कि आप जानते हैं, कि रईस बापों के बेटे अपने माँ बाप के साथ मिलकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि विरासत उन्हें हासिल हो जाएगी। अकाड इस रिवाज को मान्यता नहीं देता था, इसलिए जब नोमासिर उसकी जागीर के पास पहुंचा तो उसने नोमासिर से कहा, मेरे बेटे, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी जागीर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम ऐसा करने में वाकई सक्षम हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया में कहीं निकलो और मुझे अपनी दोनों ही क्षमताएं, सोना जुटाने और लोगों के बीच खुद को सम्मान हासिल दिलाने, साबित करके दिखाओ। तुम अच्छी शुरुआत कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूं जो मेरे मामले में मुझे नहीं दी गई थी। जब मैंने अपने जीवन का सफर शुरू किया था, तब मैं एक गरीब युवक था जिसके ऊपर किस्मत संवारने की जिम्मेदारी थी। पहला, मैं तुम्हें ये सोने से भरा थैला दे रहा हूं। अगर तुम इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे भविष्य की सफलता का आधार बनेगा। दूसरा, मैं तुम्हें ये मिट्टी की पट्टी दे रहा हूं जिस पर सोने को संभालने के 5 नियम लिखे हुए हैं। अगर तुमने इस पर लिखी बातों पर अमल किया तो ये तुम्हारे अंदर प्रतिभा और सुरक्षा पैदा करेंगी। 10 साल बाद तुम अपने पिता के घर लौटना और अपना हिसाब देना। अगर तुम काबिल साबित हुए तो मैं तुम्हें अपनी जागीर का मालिक बना दूंगा। तुम अगर खुद को साबित नहीं कर पाए तो मैं ये सारी जायदाद इमाम को सुपुर्द कर दूंगा, जो मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे और मेरे लिए खुदा से रहम की इल्तिजा करेंगे। इस तरह नोमासिर ने अपनी राह पकड़ी और अपने साथ सोने से भरा थैला एवं सोने को संभालने के नियम लिखी मिट्टी की पट्टी संभालकर रेशम के कपड़े में बांध लिए और अपने नौकरों व घोड़ों के साथ निकल पड़ा। 10 साल बीत गए और नोमासिर ने जैसा वादा किया था उसके अनुसार घर लौटा और अपने पिता के पास पहुंचा। पिता ने उसके सम्मान में एक भोज का आयोजन कर रखा था। उसमें उसने अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को भी बुला रखा था। जब खाना पीना हो चुका तब माँ बाप अपने सिंहासन जैसे आसन पर बैठ गए और बड़े से कमरे में उनके सामने नोमासिर अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब देने के लिए खड़ा हो गया। आखिर बाप और बेटे के बीच 10 साल पहले यही वादा हुआ था। वो एक शाम थी। कमरे में जल रही तेल की बत्तियों के कारण चारों तरफ धुआं फैल गया था।
और सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। सफेद कपड़ों में नौकर हाथों में ताड़ के बड़े पत्तों को पंखा बनाकर वहां मौजूद लोगों को हवा कर रहे थे। वहां का माहौल गरिमा के अनुरूप ही बना हुआ था। नोमासिर की पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा परिवारों के दोस्त और अन्य सदस्य भी पास में बिछे गद्दों पर बैठे हुए थे और ध्यान से सुनने को बेताब लग रहे थे। नोमासिर ने अलग अंदाज में कहना शुरू किया, अपने पिता की बौद्धिकता को मैं सलाम करता हूं। आज से 10 साल पहले जब मैं अपनी जवानी की दहलीज पर था, तब उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि मैं आज काबिल इंसान बन पाया। बजाय कि उनकी किस्मत के बल पर जागीरदार बनने के, आपने मुझे उदार मन से सोना दिया था। आपने मुझे उदार मन से अपना ज्ञान और अनुभव दिया था। सोने को लेकर मैं बेहद अफसोस के साथ कहूंगा कि मैं उसे संभाल नहीं पाया। वास्तव में वो मुझसे बहुत जल्दी दूर हो गया। मेरे अनुभवहीन हाथों से वो उसी तरह निकल गया जैसे किसी नौजवान के हाथों पहली बार जंगली खरगोश आता है और वो उसे अपनी गिरफ्त में नहीं रख पाता और वो उसके पास से निकल भागता है। उसकी बातें सुनकर पिता मुस्कुराए बिना ना रह सके और बोले, आगे कहो मेरे बेटे, तुम्हारी कहानी ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है और मैं विस्तार से इसे सुनना चाहता हूं। मैंने निनीवेह जाने का फैसला किया क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वो तेजी से फल फूल रहा है और मैं ये मान रहा था कि मुझे भी वहां मौका मिल सकता है। मैंने एक कारवां का साथ पकड़ लिया और उसमें मौजूद लोगों के साथ मेरी दोस्ती हो गई। उसमें 2 भले मृदुभाषी पुरुष भी शामिल थे, जिनके पास सफेद खूबसूरत घोड़ों का समूह भी था, जो हवा से बातें करने जैसी काबिलियत रखते थे। सफर के दौरान ही उन्होंने मुझ पर भरोसा करके बताया कि निनीवेह में एक रईस आदमी के पास एक घोड़ा है जो इतना तेज है जिसे कभी पछाड़ा नहीं जा सका। उसके मालिक को यह भरोसा है कि दुनिया का कोई भी घोड़ा उसके घोड़े को नहीं हरा सकता है। इसलिए उसने ये ऐलान कर रखा है कि उसके घोड़े को पीछे छोड़ने वाले घोड़े के मालिक को वो मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं। अपने घोड़ों से तुलना करते हुए मेरे दोस्तों ने कहा कि इनके आगे वो घोड़ा लकड़ी का गधा साबित होगा जिसे वो आसानी से हरा देंगे। एक बड़े पक्ष के साथ उन्होंने मुझे भी अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया और शर्त में अपने साथ मुझे भी शामिल कर लिया। उनकी योजना के साथ मैं चुपचाप उनके साथ हो लिया। हमारा घोड़ा बुरी तरह से हार गया और मैं ढेर सारा सोना हार गया। मेरे पिता जोर से हंसे। बाद में मुझे पता चला कि उन लोगों ने धोखा देने के लिए वो योजना तैयार की थी और उनका यही काम है कि वे लगातार कारवां में सफर करते रहते हैं और इसी तरह अपना शिकार खोजते रहते हैं। आप देखिए कि निनीवेह में मौजूद वो आदमी उनका साझेदार होता है और जो भी दांव वे जीतते हैं उसमें उस व्यक्ति का भी हिस्सा होता है। इस तरह की धोखेबाजी ने मुझे मेरा पहला सबक सिखाया। मैं जल्दी ही अपना दूसरा सबक सीखने की तैयारी में था। वो भी उसी तरह से कड़वा अनुभव था। कारवां में ही एक अन्य युवा व्यक्ति भी था जिसके साथ मैं काफी दोस्ताना हो गया था। वो एक रईस माँ बाप का बेटा था और मेरी ही तरह निनीवेह में एक उपयुक्त जगह की तलाश में जा रहा था। हमारे वहां पहुंचने के बाद थोड़े ही समय में उसने मुझे बताया कि एक कारोबारी की मौत हो गई है और उसकी दुकान तथा उसका ढेर सारा माल औने पौने बेचा जा रहा है जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। उसने कहा कि अगर हम मिलकर वो सब खरीद लें तो बराबर का हिस्सेदार बनकर हम काफी लाभ कमा सकते हैं। उसने कहा लेकिन उससे पहले बेबीलोन जाकर वहां से अपना सोना लाना पड़ेगा ताकि दुकान और माल खरीदने में उसका निवेश कर सके। ये कहकर उसने दुकान और उसका सारा सामान मेरे सोने के जरिए खरीद लिया और मुझे इस बात पर राजी कर लिया कि लौटकर वो अपने हिस्से का सोना मुझे लौटा देगा और दोनों लोग मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। उसने बेबीलोन के दौरे में काफी वक्त लगा दिया। इस दौरान साबित हो गया कि वो बेवकूफ खरीदार अनाप शनाप खर्च करने वाला व्यक्ति था। मैंने अंततः उसे बाहर रखना तय कर लिया, लेकिन इससे पहले कि हमारा काम शुरू हो पाता मेरे पास सोना खत्म हो गया और दुकान में ऐसा माल जमा हो गया जो कि बिक नहीं रहा था। लिहाजा मैंने औने पौने में उसे एक इजरायली को बेच दिया और वहां से निकल गया। पिताजी, मैं बताता हूं कि जल्दी ही मेरे और बुरे दिन शुरू होने वाले थे। मैं रोजगार की तलाश में जुट गया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे न कारोबार की समझ थी और न ही किसी तरह का प्रशिक्षण ही मिला था जिससे मुझे रोजगार मिल सकता था। मुझे अपने घोड़े बेचने पड़े।
मैंने अपना नौकर भी बेच दिया। मेरे पास जो अतिरिक्त कपड़े थे उन्हें भी मैंने बेच डाला ताकि मुझे खाने और रहने का जुगाड़ हासिल हो सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी दिक्कतें बढ़ती गईं। लेकिन उन कड़वे अनुभवों वाले दिनों में भी पिताजी मेरे अंदर मौजूद जिस आत्मविश्वास पर आप भरोसा करते थे उसे याद करते हुए मैं टिका रहा। आपने मुझे एक सफल इंसान बनने के लिए मैदाने जंग में भेजा था और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसकी बातें सुनकर माँ ने अपना चेहरा छिपा लिया और वे फपकने लगी। इस दौरान मुझे याद आया कि आपने मुझे मिट्टी की एक पट्टी भी दे रखी है जिस पर सोना संभालने को लेकर 5 नियम लिख कर रखे हुए हैं। उस समय मैंने आपके लिखे उन शब्दों को बेहद संजीदगी से पढ़ा और महसूस किया कि काश पहले मैंने इन्हें पढ़ा होता और उसके बाद सोना खर्च करने की सोचता तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं इन नियमों के मुताबिक चलता तो अच्छी किस्मत की देवी भी मुझ पर मेहरबान हो सकती थी। तब मैं अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता, ना कि युवावस्था की अनुभवहीनता के आधार पर अपना सब कुछ गंवा बैठता। आप लोगों के फायदे के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बुद्धिमत्ता से भरी 5 बातों का जिक्र मैं यहाँ करूंगा जो मैंने अपने पिता से सीखी हैं और जो आज भी मिट्टी की पट्टी में मौजूद हैं। ये सीख उन्होंने 10 साल पहले मुझे मिट्टी की पट्टी पर लिख कर दी थी। चैप्टर 13 सोने के 5 नियम। पहला, सोना उस इंसान के पास खुशी खुशी चलकर आएगा जो अपनी कमाई के न्यूनतम 10वें हिस्से की बचत करेगा। ये बचत उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए होगी। दूसरा, सोना अपने बुद्धिमान मालिक के लिए खुशी खुशी खुद काम करता है क्योंकि उसका मालिक सोने को उचित जगह निवेश करता है, चाहे वो फायदेमंद रोजगार में निवेश हो या ढेर सारी जमीन खरीदने में। तीसरा, सोने का मालिक अगर सतर्कता से उन लोगों की सलाह पर सोने का निवेश करता है जो इस काम में माहिर होते हैं तो उसके सोने की सुरक्षा ईश्वर भी करता है। चौथा, सोना उस इंसान के पास से दूर छिटक जाता है जो ऐसे कारोबार या उद्देश्य में लगाता है जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसके अलावा उनके पास भी सोना नहीं रह जाता जिनके पास उसे सहेजने की कला या कौशल नहीं होता। पांचवा, सोना उस इंसान के पास से भी उड़ जाता है जो इससे असंभव कमाई के लालच में अनाप शनाप जगह सोने का निवेश कर बैठता है, जैसे लुभावने वादे करने वालों या ऐसी योजनाओं को समझने वालों को जिनका उद्देश्य ही गलत होता है। इसके अलावा अपनी अनुभवहीनता और निवेश की रोमांटिक इच्छा के वशीभूत जो लोग निवेश करते हैं वे भी नुकसान झेलते हैं। सोने के 5 नियम मेरे पिता ने लिखे हैं। मैं इनको सोने से ज्यादा महत्व देता हूँ और अपनी आगे की कहानी से इसे साबित भी करता चलूंगा। वो फिर अपने पिता की ओर मुखातिब हुआ। मैं अपनी अनुभवहीनता के कारण जिस गहरी गरीबी और दरिद्रता में रहा हूँ उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। हालांकि बर्बादी की ऐसी कोई अनवरत प्रक्रिया नहीं है जिसका किसी न किसी दिन अंत ना होता हो। मेरा भी ऐसा दिन आया जब मुझे नौकरों के एक दल की देखरेख की जिम्मेदारी मिली जो शहर की बाहरी दीवार के निर्माण में लगे हुए थे। यहाँ मुझे सोने से जुड़े पहले नियम की याद हो आई और मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा ताम्र मुहर बचाने लगा और उसमें हर अवसर पर कुछ न कुछ जोड़ने लगा। और एक समय ऐसा आया जब मैंने उस बचत से एक चांदी का सिक्का खरीदा। ये एक धीमी प्रक्रिया थी लेकिन निरंतर चल रही थी। मैं मानता हूँ कि मैं अनिच्छा से खर्च करता था क्योंकि मैं अपने पिता की दी गई समय सीमा 10 साल से पहले घर लौटने के लिए कृत संकल्प था और जितना सोना मेरे पिता ने मुझे दिया था उतना मैं जल्द से जल्द जुटा लेना चाहता था। एक दिन नौकरों का मालिक जिसके साथ मेरा व्यवहार काफी हद तक दोस्ताना हो चला था ने मुझसे कहा, तुम केवल 30 साल के युवक हो और जो तुम कमाते हो उसमें से ज्यादा खर्च भी नहीं करते हो। क्या तुम अपनी कमाई से सोना इकट्ठा कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, सोना इकट्ठा करने की मेरी जबरदस्त इच्छा है ताकि मैं अपने पिता की ओर से मिले सोने के बराबर जमा कर सकूं जो मैं गंवा चुका हूं। ये तो बहुत बुद्धिमत्ता परक लक्ष्य है, मैं जानता हूं। और क्या तुम जानते हो कि
कि जो सोना तुमने अपने लिए बचाया है वो तुम्हारे लिए काम कर सकता है और तुम्हारे लिए और सोना कमा सकता है। अफसोस है, मेरा अब तक का अनुभव बेहद कड़वा रहा है, क्योंकि मेरे पिता का सोना ही मुझसे दूर छिटक गया और मैं तब तक डर के साए में रहूंगा जब तक उतना ही सोना जुटा नहीं लेता। इस पर उसने कहा, अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं तुम्हें सोने के लाभदायी निवेश के तौर तरीके बता सकता हूँ। साल भर के अंदर शहर की बाहरी दीवार तैयार हो जाएगी और उसके बाद इस दीवार में लगा शहर का हर दरवाजा कांसे से तैयार किया जाएगा, ताकि शहर को दुश्मन बादशाहों से सुरक्षित रखा जा सके। पूरे निनीवेह में इतना कांसा नहीं है जिससे कि दरवाजे तैयार किए जा सकें, और बादशाह ने इसे मुहैया कराने के बारे में अब तक सोचा नहीं है। मेरी ये योजना है कि हमारा समूह मिलकर अपना सोना इकट्ठा करेगा और उसे देकर एक कारवां को तांबे व टिन की खदानों की ओर भेजेगा, जो वहां से जरूरी माल लेकर लौटेगा। वे खदानें जरा दूर हैं, जहां से निनीवेह तक सामग्री लानी होगी ताकि दरवाजे तैयार किए जा सकें। जब बादशाह दरवाजे बनाने के लिए कहेंगे तब केवल हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिसे हम मुंह मांगे दाम पर बादशाह को बेच सकेंगे। अगर ऐसा भी हुआ कि बादशाह ने हमसे वो धातु नहीं खरीदी तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी ही, जिसे हम फिर भी अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। इस प्रस्ताव में मुझे एक अवसर नजर आया और निवेश से जुड़े तीसरे नियम के साथ जुड़ने और आगे बढ़ने का भी मौका मिल गया, जो कहता है कि बुद्धिमान लोगों की सलाह पर ही अपनी बचत का निवेश करना चाहिए। ऐसा करके मैं निराश भी नहीं हुआ। हमारे समूह को सफलता मिली और सोने का मेरा छोटा सा संग्रह अब बहुत बड़े लेन देन में बदल गया। तय समय में मैं उस समूह की अन्य परियोजनाओं में निवेश करने वाले सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वे सभी बुद्धिमान लोग थे जिन्हें सोने का लाभदायी निवेश करना आता था। हर योजना पर काम करने से पहले वे उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते थे और उस योजना पर आगे बढ़ने से पहले बहुत सावधानी बरतते थे। वे लोग अपना मूलधन गंवाने का कोई भी जोखिम नहीं उठाते थे। ना तो वो कहीं ऐसी जगह निवेश करते थे जहां फायदे की बजाय घाटा होने का खतरा होता था, या जहां से सोना निकाल पाना कठिन होने का खतरा होता था। कुछ बेवकूफी भरे कामों जैसे घुड़दौड़ या जिन योजनाओं में अपनी अनुभवहीनता के कारण पहले मैं साझेदारी में जुड़ गया था, वैसा कोई भी जोखिम उन लोगों के साथ नहीं था। वे तत्काल अपनी कमियों को जाहिर करने से नहीं चूकते थे। उन लोगों के साथ जुड़कर मैंने सोने के सुरक्षित निवेश के बारे में सीखा और उससे हासिल होने वाले रिटर्न को फायदेमंद भी बनाया। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा खजाना बढ़ता गया, और यही नहीं बल्कि वो और तेजी से बढ़ने लगा। इस तरह मैंने पीछे जितना सोना गंवाया था उससे कहीं ज्यादा हासिल कर लिया था। अपनी बदकिस्मती, अपने प्रयोगों और अपनी सफलता के जरिए मैंने सोने से जुड़े सभी 5 नियमों को समय समय पर परखा और हर परीक्षण में मैंने उन्हें सटीक ही पाया। जिन लोगों को उन 5 नियमों के बारे में नहीं मालूम होता, उनके पास सोना जितनी तेजी से आता है उससे कहीं ज्यादा तेजी से वापस भी चला जाता है। लेकिन जो लोग इन नियमों से जुड़कर आगे बढ़ते हैं, सोना न केवल उनके पास आता है बल्कि वो उनके लिए जिम्मेदार नौकर की तरह काम भी करता है। नुमासिर ने बोलना बंद किया और एक नौकर को कुछ इशारा करके पीछे के कमरे से कुछ लाने को कहा। कमरे से नौकर एक एक करके 3 भारी भरकम चमड़े के थैले लेकर आए। नुमासिर ने उन तीनों को एक एक करके खोल दिया और पिता से कुछ कहने से पहले उन्हें जमीन पर फैला दिया और बोला, आपने मुझे एक थैले में सोना भरकर दिया था जिसे बेबीलोन का सोना कहा जाता है। ये एक थैला तो उतनी ही मात्रा में सोना है। मैं इसके साथ ही आपको निनीवेह के सोने से भरा थैला भी आपको देता हूं, जो कि उसी के बराबर वजन का है जो आपने मुझे दिया था। ये एक समान लेन देन है जो हम सभी को मंजूर होगा। आपने मुझे कुछ बौद्धिक इबारतें यानी उकेरी हुई मिट्टी की पट्टियां भी दी थीं। उसके बदले में भी मैं आपको 2 थैले में भरा सोना लौटा रहा हूं। ऐसा कहते हुए उसने नौकर से बाकी के 2 थैले ले लिए और पहले की तरह ही उन थैलों को भी उसने अपने पिता के सामने खोलकर रख दिया। इस तरह पिताजी, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं अनुभव और बुद्धिमत्ता को सोने से ऊपर रखता हूं। फिर भी
सोने से भरे थैलों से कोई बुद्धिमता और अनुभव की कीमत भला कैसे आंक सकता है। बिना बुद्धिमता के जिनके पास सोना है, उनके पास से वो आसानी से गायब हो जाता है। लेकिन जो विचारवान हैं, उनके पास ना होते हुए भी सोना आने लगता है। इन सोने से भरे 3 थैलों से यही बात साबित होती है। पिताजी, ये वास्तव में मुझे बहुत गहरा सुकून देता है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आपके विचारों की बदौलत मैं लोगों की नजर में रईस और सम्मानित इंसान बन पाया। पिता ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए नुमासिर के माथे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमकर उसे शाबाशी दी। फिर उसके पिता ने कहा, तुमने अपना सबक बहुत अच्छे से सीखा और मैं निश्चित रूप से तुम जैसा बेटा पाकर धन्य हो गया, जिसे मैं सुकून से अपनी सारी जायदाद दे सकता हूं। कालाबाब ने कहानी समाप्त की और सुनने वालों की तरफ आलोचनात्मक नजर से देखने लगा। उसने कहा, इस नुमासिर की दास्तान से तुम सबने क्या सीखा? तुम में से कौन ऐसा हो सकता है जो अपने पिता या पत्नी के पास जाकर ये कह सके कि वो अपनी कमाई का बुद्धिमता परक रखरखाव करता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचते हैं जब आप ये कहते हैं, मैंने काफी यात्राएं की हैं और काफी कुछ सीखा है और काफी कमाया है, फिर भी दुर्भाग्य कि मेरे पास बेहद कम सोना है। कुछ मैंने सोच समझकर खर्च किए, जबकि कुछ को बेवकूफी में गवा बैठा, और ज्यादातर मैंने अनाप शनाप खर्च कर डाला। दोस्त, अगर आप अब भी इसे किस्मत से जोड़कर देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सोना कुछ लोगों के पास किस्मत की वजह से होता है और दूसरों के पास इसी वजह से नहीं होता, तो निश्चित रूप से आप गलती कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति सोने से जुड़े सभी 5 नियमों को जानता होगा और उनका साथ पकड़कर चलेगा, उसके पास ही सोने का भंडार रहेगा। क्योंकि मैंने इन 5 नियमों के बारे में अपनी युवावस्था में ही सबक ले लिया था और उनसे जुड़कर चलता रहा, इसलिए नतीजा आपके सामने है कि मैं एक रईस व्यापारी हूं। इसके पीछे कोई विचित्र जादू नहीं है, जिस कारण मैं संपत्ति अर्जित कर सका हूं। धन जितनी तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। जिस संपत्ति से उसके मालिक को आनंद और संतुष्टि मिलती है, वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये एक बच्चे के जन्म लेने जैसा होता है, जिसमें ज्ञान और उद्देश्य की लगन या दृढ़ता जुड़ी होती है। संपत्ति अर्जित करना एक विचारवान पुरुष के सामने हल्के बोझ के समान होता है। इस बोझ को लगातार साल दर साल बढ़ाते जाने से ही अंतिम उद्देश्य पूरा हो पाता है। सोने से जुड़े 5 नियम आपको केवल गौर करने के बदले रईस बनाने का इनाम देते हैं। 5 नियमों में से हर एक नियम अपने मायने में रईस है, और अगर आप इन नियमों को समझने से वंचित रह गए हैं, क्योंकि मैंने जो कहानी सुनाई वो बेहद छोटी थी, तो मैं आपको एक एक नियम के बारे में विस्तार से समझाता हूँ। मैं हर नियम के बारे में विस्तार से जानता हूँ और अपने दिल की गहराइयों से उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। अपनी जवानी के दिनों में मुझे इनकी कीमत पता चली थी, और मैं तब तक संतुष्ट नहीं हुआ था जब तक कि मैंने इन नियमों को शब्दशः अपने जहन में नहीं उतार लिया था। सोने का पहला नियम, सोना खुशी खुशी उस इंसान के पास आता है और बढ़ता जाता है जो अपनी कमाई का न्यूनतम 10वां हिस्सा अपने और परिवार के भविष्य के लिए जमा करता जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमाई का न्यूनतम 10वां हिस्सा निरंतरता के साथ बुद्धिमानी पूर्वक निवेश करेगा, वो निश्चित रूप से एक बेशकीमती संपत्ति तैयार कर लेगा, जो उसके आने वाले कल में भी आय का जरिया बनेगी और आगे उसके निधन के बाद उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी होगी। ये नियम कहता है कि सोना ऐसे व्यक्ति के पास खुशी खुशी चलकर आता है। मैंने इस नियम को अपने जीवन में वास्तव में सच पाया है। मैं जितना ज्यादा सोना इकट्ठा करता जाता, सोना उतनी ही तत्परता से मेरे पास आता जाता था और बढ़ती हुई मात्रा में आता था। जिस सोने की मैं बचत करता था, वो पहले नियम के मुताबिक मेरे लिए काम करता था। सोने का दूसरा नियम, बुद्धिमान मालिक के लिए सोना दिलचस्पी
और उत्साह से काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए फायदेमंद रोजगार तलाशता है। यहाँ तक कि ढेर सारी जमीन खरीद कर कीमत बढ़ाता जाता है। सोना वास्तव में इच्छुक कामगार होता है। साथ ही जब इसे पसंदीदा अवसर मिलता है, ये हमेशा अपने आप को गुणक में आगे बढ़ाने को लालायित रहता है। हर इंसान जिसने भी अपने सोने के भंडार को उचित जगह निवेश कर रखा है, उसके पास सबसे ज्यादा लाभ के अवसर आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये हैरत अंगेज अंदाज में खुद ब खुद बढ़ता जाता है। सोने का तीसरा नियम। निवेश के क्षेत्र में माहिर लोगों की सलाह पर जो इंसान सोने का निवेश करता है, ऐसे सतर्क निवेशक की सुरक्षा में सोना भी जुटा रहता है। सोना वास्तव में सतर्क निवेशक का साथ कभी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि बेपरवाह निवेशक के पास ये टिकता नहीं है। सोने को अपने पास टिकाए रखने के लिए आपको निवेश के क्षेत्र के माहिर लोगों से संपर्क साधना होता है और उनके बताए अनुसार उचित जगह निवेश करना होता है। सलाह लेकर काम करने वाला जल्दी ही समझ जाता है कि वो अपनी संपत्ति के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि सुरक्षा व संरक्षा कर रहा है, और साथ ही उसके निरंतर बढ़ते जाने को देखकर वो आनंदित भी होता रहता है। सोने का चौथा नियम। अगर आप किसी कारोबार या उद्देश्य के बारे में नहीं जानते हैं या आपके चुने गए निवेश के विकल्प पर इस क्षेत्र के माहिर लोगों के मना करने के बावजूद आप नहीं मानते और गलत जगह निवेश कर बैठते हैं, तो सोना ऐसे इंसान के पास से फिसल जाता है। अगर किसी इंसान के पास सोना है और वह उसे संभालने में सक्षम नहीं है, तो उसे कहीं भी निवेश करना लाभदायी ही नजर आएगा। ऐसे मामले में हमेशा नुकसान के जोखिम का खतरा बना रहता है। वहीं अगर इस पर बाकायदा विश्लेषण किया जाए, निवेश के क्षेत्र के माहिर लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ा जाए, तो भले ही लाभ का हिस्सा छोटा हो, लेकिन गंवाने का खतरा टल जाता है। इसलिए अनुभवहीन लोगों को अपने खुद के फैसले पर भरोसा करके ऐसे किसी कारोबार या उद्देश्य में निवेश नहीं करना चाहिए जिसके बारे में उसे ज्यादा पता ना हो। अक्सर ऐसे फैसले गलत हो जाते हैं और जो भी बचा खुचा खजाना होता है, वो इंसान गंवा बैठता है। वास्तव में बुद्धिमान वो है जो निवेश के क्षेत्र के बुद्धिमान लोगों की सलाह पर ही आगे बढ़ता है। सोने का पांचवा नियम। सोना उस इंसान के पास से फिसल जाता है जो उस पर असंभव कमाई के लिए दबाव बनाता है या धोखेबाजों की लुभावनी योजनाओं के झांसे में आ जाता है, अथवा अपनी अनुभवहीनता को हल्के में लेते हुए रोमांटिक इच्छाओं के आधार पर निवेश कर बैठता है। सोने के नए मालिकों के सामने हमेशा ही साहसिक कहानियों के रूप में काल्पनिक अवसर रोमांच पैदा करते हैं। इनके जरिए उस शख्स को अपना खजाना जादुई ताकतों के जरिए बढ़ता हुआ नजर आने लगता है और उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की ओर ले जाता है जहां असंभव के समान कमाई दिखने लगती है। रातों रात धन संपत्ति को दोगुना तिगुना करने वाली योजनाओं के पीछे छिपे जोखिमों के बारे में समझदार लोगों को काफी अच्छे से पता होता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि निनिवेह के रईस लोग कभी भी अपना मूलधन गंवाने के किसी जोखिम में नहीं पड़ते थे या किसी अलाभकारी निवेशों में खुद को नहीं फंसाते थे। इस तरह मेरी 5 नियमों से जुड़ी दास्तान पूरी हो गई। मैंने आप सभी को जो बातें बताई, उनमें मेरी भी सफलता के राज छिपे हुए हैं। इसके अलावा ये कोई राज नहीं, बल्कि सच्चाई है कि हर इंसान को पहले सीखना चाहिए और उसके बाद उनका अनुसरण करना चाहिए और तमाम आयामों में से अपने लिए बेहतर विकल्प चुनकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप सब उन जंगली कुत्तों की तरह रोज कमाने खाने की चिंता में ही दिन बिताते रहते हो। कल हम बेबीलोन में दाखिल होंगे। देखो, बेल के मंदिर से लगातार निकलती आग को देख रहे हो। हमारे सामने वो सोने का शहर नजर आ रहा है। कल हम सबके पास कुछ न कुछ सोना होगा, वो सोना जो तुम सबने अपनी भरोसेमंद सेवाओं से कमाया है। आज की रात से 10 साल बाद उस सोने के बारे में तुम क्या बता सकोगे? अगर तुम में से कोई नुमासिर जैसा हुआ तो वो सोने के एक हिस्से को अपनी संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बचा कर रखेगा और उसके बाद वो अकार्ड की तरह अगर समझदारी से सलाह पर अमल करता रहा
तो आज से 10 साल बाद वो एक सुरक्षित आय का इंतजाम कर चुका होगा। अकार्ड के बेटे की तरह वो भी सम्मानित और अमीर लोगों में गिना जाएगा। हमारी समझदारी भरी गतिविधियां ही जीवन में हमारे साथ चलती हैं और हमें खुश रखती हैं तथा हमारी मदद भी करती हैं। उसी तरह निश्चित है कि हमारी बेवकूफी भरी हरकतें हमें परेशानी और यंत्रणा के दौर में ले जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चीजें कभी भुलाई नहीं जा पाती हैं। यंत्रणा का सबसे भयावह दौर वो होता है कि उन कदमों की यादें हमें परेशान करती हैं जो हमने अपनी अज्ञानता में उठाए होते हैं, और ऐसे अवसर भी हमें परेशान करते हैं जब हमें कदम बढ़ाना चाहिए था और हमने नहीं बढ़ाया था। अमीर लोग बेबीलोन का खजाना है। वे इतने अमीर हैं कि कोई सोने में उनकी कीमत नहीं आंक सकता। हर साल वे और अमीर और अधिक मूल्यवान होते जाते हैं। जमीन के खजाने की तरह वो भी एक इनाम है। एक अमीर इनाम उन लोगों का इंतजार करता है जो उद्देश्य के अनुसार चलते हैं और जो अपना हिस्सा सुरक्षित करने के लिए दृढ़ रहते हैं। आपकी इच्छाओं में जादुई ताकत समाई हुई है। इस ताकत को दिशा देने की जरूरत होती है जो उस ज्ञान से मिलती है जो सोने के 5 नियमों से जुड़ा है, और उसके अनुसार काम करके आप भी बेबीलोन के खजाने में हिस्सा पा सकते हैं।